जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास में। रूटेरिया जो आपका रूटेरिया की तरफ से ऑल आउट बुक जो निकाला गया था, जो NCERT 6 to 12 था, इसमें आपका जो है ना साइंस का पूरा हम क्लास करवा चुके हैं। आप जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, आपको साइंस का 6 to 12 तक आपका सारा क्लास मिल जाएगा और एक क्लास में संपूर्ण आपका रिवीजन क्लास मिल जाएगा। और इसमें आपका जो है ना हिस्ट्री का एक क्लास करवा चुके हैं, जिसमें आपका क्लास सिक्स का देखिएगा, आपका क्लास 6 का हिस्ट्री का क्लास मिल जाएगा। और आज के क्लास में जो है ना क्लास 7 का पूरा 60 क्वेश्चन देखेंगे, पूरा 60 क्वेश्चन है, बेहतरीन ढंग से एनालिसिस करवाएंगे। और इस बुक का जो है ना क्लास जितना भी सारा करवाया गया, मतलब जितना भी चैप्टर दिया हुआ है सारा आपको हम कंप्लीट करवा देंगे। इसमें देखिए आपका साइंस का जो है ना चैप्टर नंबर जो 5 है, संपूर्ण जो है ना पूरा हम करवा चुके हैं। इसमें आपका हिस्ट्री करवाना है, ज्योग्राफी करवाना है, पॉलिटी करवाना और आपका इकोनॉमिक्स करवाना है। ये सारा जो है ना आपको हम जितना जल्दी हो इसको हम ख़त्म कर देंगे। बीच में रोक दिए थे, लेकिन अब जो है ना हम पूरा क्लास करवा देंगे ताकि अच्छे से इस बुक को क्या करें, कंप्लीट कर दें। और इसका देखिएगा कि इसका हम क्यूज बोर्ड के द्वारा जो है ना टेस्ट भी करवाने वाले हैं। तो पहले जितना जल्दी हो पहले क्लास को ख़त्म कर देते हैं। तो जितने भी लोग अगर साइंस का क्लास नहीं देखेगा, हमें जितने भी आपका एग्ज़ाम होने वाला है बिहार में, तो आप सभी लोग साइंस का क्लास ज़रूर देख लीजिएगा। आपको प्लेलिस्ट में सारा क्लास मिल जाएगा। और हिस्ट्री में अगर बात करें तो हिस्ट्री में क्लास 6 मिल जाएगा। और आज की क्लास में आपका क्लास 7 का जो है ना करवाने वाले हैं। तो पूरी क्लास को लास्ट तक देखिएगा। ये आपका जो है ना चैप्टर दिया हुआ है, जिसमें चैप्टर का नाम है, देखिए कहाँ कहाँ से चैप्टर का मतलब जो प्रश्न दिया हुआ है उस चैप्टर का जो है नाम लिखा हुआ है। तो NCERT क्लास का 7 का आपका हिस्ट्री होगा, जिसमें आपका टोटल 60 क्वेश्चन है। तो पूरी क्लास को बेहतरीन ढंग से देखेंगे। तो लास्ट में जो है ना आप लोग कमेंट कीजिएगा क्लास कैसा लगा, और प्लीज़ सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए क्लास 7 का आपका हिस्ट्री का देखिए पहला क्वेश्चन कर रहा है कि 14वीं शताब्दी के इतिहास का जियाउद्दीन बर्नी ने अपना जो है ना पहला वृत्तांत कब लिखा था, बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि 14वीं शताब्दी के इतिहास का जियाउद्दीन बर्नी ने अपना पहला वृत्तांत जो है ना कब लिखा था, बताइए क्या होगा। तो एक का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना आपका बी होगा, 1356 ईस्वी में लिखा था, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 2 कह रहा है कि मध्यकाल में रहट का प्रयोग किस कार्य के लिए जो है ना किया जाता था, बताइए। कह रहा है कि मध्यकाल में रहट का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता था, बताइए। तो 2 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, सिंचाई के लिए। किसके लिए किया जाता था, सिंचाई के लिए किया जाता था। नेक्स्ट है कह रहा है कि जातक कथाओं का संकलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था, बताइए। कह रहा है कि जातक कथाओं का संकलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था। तो 3 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, बौद्ध अनुयायियों के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है कह रहा है कि दक्षिण भारत तमिल क्षेत्र में बड़ी भूस्वामियों को क्या कहा जाता था, बताइए। कह रहा है कि दक्षिण भारत तमिल क्षेत्र में बड़ी भूस्वामियों को क्या कहा जाता था, बताइए क्या बोलते थे। तो 4 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा वेल्ला। क्या बोलते थे, वेल्ला बोलते थे। नेक्स्ट है कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था, बताइए। इसमें कौन नहीं था, बताइए। तो यहाँ पे देखिए पहला जो है ना प्रतिहार था, लेकिन चोल क्या था, नहीं था। राष्ट्रकूट था और पाल था। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, चोल नहीं था लेकिन प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल था। याद रखिएगा ना कि गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंशों के शासक सदियों तक कन्नौज के ऊपर नियंत्रण को लेकर आपस में लड़ते रहे। चूँकि इस लंबी चली लड़ाई में 3 पक्ष थे, इसलिए इतिहासकारों ने प्रायः इसकी चर्चा त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में की थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 6 कह रहा है कि दक्कन के राष्ट्रकूट किनके सामंत थे, बताइए। दक्कन के राष्ट्रकूट जो है ना किनके सामंत थे। तो 6 का सही उत्तर है क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे शिवा कर्नाटक के चालुक्यों के थे। किसके थे, कर्नाटक के चालुक्यों के थे। नेक्स्ट है कह रहा है कि गंगई कोंड चोलपुरम की स्थापना निम्न में से किस चोल शासक के द्वारा की गई, बताइए। कह रहा है गंगई कोंड चोलपुरम की स्थापना निम्न में से किस चोल शासक के द्वारा किया गया, बताइए। तो 7 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, राजेंद्र प्रथम के द्वारा किया गया। नेक्स्ट है कह रहा है कि चोल काल के संबंध में नीचे दिए कथनों पर जो है ना विचार कीजिए। कह रहा है कि चोल काल के संबंध में नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे देखिए आपका 2 कथन दिया, दोनों में से बोल रहा है कि कौन सा कथन जो है ना आपका सत्य है, बताइए। कौन सा कथन सही है आपका चोल काल के संबंध में, बताइए। तो देखिए पहला कथन कह रहा है कि चोल काल में किसानों की बस्तियों को उर कहा जाता था, जो कि सिंचित खेती के कारण बहुत ही समृद्ध हो गई थी। ये क्या है, तो बिल्कुल सही है।
कह रहा है कि चोल काल में किसानों की बस्तियों को उर कहा जाता था, जो कि सिंचित खेती कारण बहुत समृद्ध हो गई थी। क्या ऐसा ही है? और आपका दूसरा कथन कर रहा है कि गाँव के समूहों को नाडु कहा जाता था और ग्राम परिषद तथा नाडु न्याय करने और कर वसूलने जैसे प्रशासकीय कार्य करते थे। ये भी क्या है? तो आपका सही है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा आपका सी होगा। 1 और 2 दोनों कथन क्या है? बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 9 कह रहा है कि पल्लवों के काल में नगरम किसे कहा जाता था? बताइए। कह रहा है कि पल्लवों के काल में नगरम जो है ना किसे कहा जाता था? तो 9 का सही उत्तर है क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा व्यापारियों के संगठन को कहा जाता था। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 10 कह रहा है कि पुरातात्विक स्रोतों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी चीज़ें जो है ना आपका शामिल होती है? बताइए। यहाँ पे कह रहा है कि पुरातात्विक स्रोतों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी चीज़ें शामिल होती है। यहाँ पे बोल रहा है कि सतकूट का जो है ना चयन करें। बताइए कौन कौन शामिल होता है? बताइए क्या होगा? तो यहाँ पे देखिए आपका अभिलेख जो है ना शामिल होता है। आपका इसमें अभिलेख भी होगा और आपका मिट्टी के बर्तन भी होगा, जानवरों की हड्डियों भी होगा, धातु भी होगा और आपका यहाँ पे आपका औजार भी हो जाएगा और आपका आभूषण भी होगा। तो यहाँ पे उत्तर जो है ना आपका सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी क्या है? तो आपका राइट है। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि मुगलों की जागीर दिल्ली सुल्तानों में से किसके बराबर है? बताइए। कह रहा है मुगलों की जागीर दिल्ली सुल्तानों में से किसके बराबर है? तो 11 का सही उत्तर है क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा। एकता के क्या है? तो बराबर है। नेक्स्ट है कह रहा है कि मध्यकाल में रानी दीहा किस क्षेत्र की शासका थी? बताइए। मध्यकाल में रानी जो है ना दीदा किस क्षेत्र की शासका थी? बताइए। तो 12 का सही उत्तर है क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा कश्मीर। किसका था? कश्मीर का था। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत में कृषि पर लगने वाले कर को जो है ना क्या कहते थे? बताइए। कह रहा है दिल्ली सल्तनत में कृषि पर लगने वाले कर को क्या कहते थे? तो 13 का सही उत्तर है क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा खराज। क्या कहते थे? खराज कहते थे। नेक्स्ट है कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत पर सबसे अधिक मंगोलों का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? बताइए। कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत पर सबसे अधिक मंगोलों का जो आक्रमण हुआ था किसके शासनकाल में हुआ था? बताइए क्या होगा? तो 14 का सही उत्तर है क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट है कह रहा है कि सूर्यवंश ने दिल्ली पर कितने वर्षों तक जो है ना शासन किया था? बताइए। कह रहा है कि सूर्यवंश ने दिल्ली पर कितने वर्षों तक शासन किया था? तो 15 का सही उत्तर है क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा 15 वर्षों तक शासन किया था। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए मिलान करने बोल रहा है कि सही मिलान करें। यहाँ पे क्या है? मुगल बादशाह और यहाँ पे क्या है? तो वर्ष है। तो देखिए पहला बोल रहा है फर्रुखसियर क्या होगा? बताइए। तो फर्रुखसियर का बोलेगा तो क्या होगा? 1773 से 1719 हो जाएगा। 1713 से 1719 हो जाएगा। और आलमगीर द्वितीय का जो वर्ष होगा इसका हो जाएगा आपका 1754 से 1759 हो जाएगा। और शाह आलम द्वितीय का जो वर्ष होगा इसका हो जाएगा 1759 से आपका 1806 हो जाएगा। और अहमद शाह का बोलेगा 1748 से 1754 हो जाएगा। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा? तो यहाँ पे 2, 3, 4 है। किस में है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में है। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि मुगल काल में सवाई राजा जयसिंह को किस क्षेत्र की सूबेदारी मिली है? बताइए। कह रहा है कि मुगल काल में सवाई राजा जयसिंह को किस क्षेत्र की सूबेदारी मिली थी? बताइए। तो 17 का सही उत्तर है क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा मालवा। क्या होगा? तो मालवा होगा। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि सिख जत्थों तथा मिसलों की संयुक्त सेना को जो है ना क्या कहा जाता था? बताइए। कह रहा है सिख जत्थों तथा मिसलों की संयुक्त सेना को क्या कहा जाता था? बताइए। तो 18 का सही उत्तर है क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा दल खालसा। क्या कहते थे? दल खालसा जो है ना कहा जाता था। याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि सिखों की राखी व्यवस्था के अंतर्गत उपज का कितना प्रतिशत हिस्सा संरक्षण के लिए लिया जाता था? बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि सिखों की राखी व्यवस्था के अंतर्गत उपज का कितना प्रतिशत हिस्सा संरक्षण के लिए लिया जाता था? बताइए। तो 19 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा कितना? तो 20%। नेक्स्ट है कह रहा है कि मुगलों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर जो है ना विचार कीजिए। कह रहा है मुगलों के बारे में बोल रहा है उपयुक्त में से सत कथन का चयन करें। सत कथन जो है ना कौन सा है? बताइए। सत कथन कौन सा है? कह रहा है मुगलों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसमें सही कथन कौन सा है? तो देखिए पहला कथन कर रहा है कि माता की ओर से वे तुर्की के शासक तैमूर के वंशज थे। ये क्या है? तो गलत है। दूसरा कह रहा है कि पिता की ओर से वे चंगेज खां मतलब मंगोल के वंशज थे। ये क्या है? ये भी आपका गलत है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा ना तो 1 सही है ना तो 2 सही है। याद रखिए ना कि मुगल 2 महान शासक वंशों के वंशज थे। मुगल जो थे 2 महान शासक वंशों के वंशज थे। माता की ओर से वे मंगोल शासक चंगेज खां जो चीन और मध्य एशिया से कुछ भागों पर राज करता था के उत्तराधिकारी थे। और पिता की ओर से वे
ईरान, इराक एवं वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर, जिसकी मृत्यु 1404 ईस्वी में हुई, के वंशज थे। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 21 का है कि भारत में तोप का प्रयोग पहली बार किस युद्ध में हुआ था, बताइए। भारत में तोप का जो प्रयोग है ना, पहली बार किस युद्ध में हुआ था। तो 21 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना, यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। पानीपत के प्रथम युद्ध में भारत में जो है ना तोप का प्रयोग पहली बार किया गया था। याद रखिएगा ना कि 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत में हराया और दिल्ली और आगरा को अपने कब्जे में कर लिया। और 16वीं शताब्दी के युद्धों में तोप और गोलीबारी का पहली बार इस्तेमाल हुआ और बाबर ने इसका पानीपत की पहली लड़ाई में प्रभावी ढंग से जो है ना प्रयोग किया था। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 22 का है कि मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे जो है ना विचार करें। कह रहा है कि मनसबदारी व्यवस्था के बारे में बोल रहा है कि निम्नलिखित कथनों में विचार करें। यहाँ पे 2 कथन दिया, दोनों में से बोल रहा है सत्य कथन कौन सा है। तो देखिए पहला कथन कर रहा है कि मुगलों के नौकरशाह मनसबदार कहलाते थे, क्या ऐसा ही है। मुगलों के नौकरशाह मनसबदार कहलाते थे, क्या ऐसा ही है। दूसरा कह रहा है इनके पद और वेतन का निर्धारण जांच की संस्था पर निर्भर था, ये भी क्या आपका सही है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। 1 और 2 दोनों क्या है, बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि मनसबदारी व्यवस्था के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन जो है ना सत्य है, बताइए। मनसबदारी व्यवस्था के बारे में बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है, तो सही है। तो देखिए पहला कथन कर रहा है कि अकबर ने जागीरों का सही आकलन कर मनसबदारों में वितरित किया, ये क्या है, तो सही है। अकबर ने जागीरों का सही आकलन कर मनसबदारों में वितरित किया, ये क्या है, सही है। दूसरा कह रहा है कि औरंगजेब के शासनकाल में मनसबदारों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई, ये भी क्या है, सही है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। 1 और 2 दोनों क्या है, बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 24 कह रहा है कि मुगलों की राजस्व प्राप्त करने की व्यवस्था को क्या कहा जाता था, बताइए। कह रहा है कि मुगलों की राजस्व प्राप्त करने की व्यवस्था, मुगलों की राजस्व प्राप्त करने की व्यवस्था को जो है ना क्या कहा जाता था। तो 24 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, जब्त। क्या कहते थे, जब्त कहते थे। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि अकबरनामा जो है ना किसने लिखा है, बताइए। अकबरनामा जो है ना किसने लिखा है। तो अकबरनामा बोलेगा किसने लिखा, अबुल फजल। किसने लिखा, अबुल फजल ने लिखा। आगे देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 26 कह रहा है अकबर ने बंगाल को किस वर्ष जीता, बताइए। अकबर ने बंगाल को जो है ना किस वर्ष जीता, बताइए। तो 26 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा 1586 में। कब जीता, 1586 में। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि 13वीं तथा 14वीं शताब्दी के समय खोखर जनजाति किस क्षेत्र से जो है ना संबंधित है, बताइए। कह रहा है कि 13वीं तथा 14वीं शताब्दी के समय खोखर जनजाति किस क्षेत्र से संबंधित है, बताइए क्या होगा। तो 27 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, पंजाब से क्या थे, संबंधित है। नेक्स्ट है कह रहा है कि अकबर के प्रसिद्ध सेनापति राजा मान सिंह ने 1591 में किस जनजाति के लोगों पर हमला किया, बताइए। कर अकबर के प्रसिद्ध सेनापति राजा मान सिंह ने 1591 में किस जनजाति के लोगों पर जो है ना हमला किया था, बताइए क्या होगा। तो 28 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, चेरो। किस पर किए थे, चेरो पर। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि मध्यकाल में जातियों की संख्या बढ़ने के जो कारण थे ना, क्या थे, बताइए। कह रहा है कि मध्यकाल में जातियों की संख्या बढ़ने के जो क्या कारण थे, बताइए क्या होगा। यहाँ पे देखिए आपका 3 कथन दिया, तीनों में से बोल रहा है कि सत्य कथन जो है ना कौन सा है, बताइए। कह रहा है कि मध्यकाल में जातियों की संख्या बढ़ने के कारण जो है ना क्या थे, बताइए। तो देखिए पहला कथन कह रहा है कि जनजातियों, मध्यकाल के बारे में बोल रहा है कि जनजातियों और अन्य सामाजिक समूहों के जाति व्यवस्था में शामिल होने के कारण ये क्या है, तो सही है। दूसरा कह रहा है विशेषता प्राप्त शिल्पियों, सुनार, लोहार, बढ़ई और राजमिस्त्री को जातियों के रूप में मान्यता दी गई, ये भी क्या है, तो सही है। तीसरा कह रहा है ब्राह्मणों द्वारा नए जातियों के उद्भव का विरोध किया गया, ये क्या है, तो गलत है। यहाँ पे 1, 2 क्या है, सही है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, केवल 1 और 2 क्या है, तो सही है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 30 कह रहा है कि 1565 में आसिफ खान द्वारा गढ़ कटंगा पर आक्रमण का सामना किसने किया, बताइए। कह रहा है कि 1565 में आसिफ खान द्वारा गढ़ कटंगा पर आक्रमण का सामना किसने किया, बताइए। तो 30 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी होगा, रानी दुर्गावती। किसने किया, रानी दुर्गावती ने किया। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि दक्षिण भारतीय भक्ति संतों के बारे में सत्य कथन का चयन करें। कह रहा है कि दक्षिण भारतीय भक्ति संतों के बारे में सत्य कथन का चयन करें। यहाँ पे देखिए आपका 3 कथन दिया, तीनों में से कौन सा कथन जो है ना आपका सही है, बताइए क्या होगा। तो देखिए पहला कथन कह रहा है कि दक्षिण भारतीय भक्ति संतों के बारे में कराए हुए नयनार शैव संत है, क्या है, सही है। दूसरा करा अलवार वैष्णव जो है ना संत है, ये भी क्या है, तो सही है। तीसरा करा ये संत केवल अस्पृश्य समझने वाले पुलैया तथा पनार जातियों के लोग थे,
ये क्या है तो गलत है। तो यहाँ पे केवल 1 2 क्या है सही है, तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका ये होगा, केवल 1 2 सही है, लेकिन 3 नंबर क्या है तो गलत है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 32 का रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर जो है ना विचार कीजिए। यहाँ पे 2 कथन दिया, दोनों में से बोल रहा है कि सही विकल्प को चुने। सही कथन जो है ना कौन सा है बताइए। तो देखिए पहला कथन कह रहा है कि पुहार जो है ना पांड्यों का बंदरगाह था, ये क्या है तो गलत है। दूसरा कह रहा है कि मदुरई चोलों का बंदरगाह था, ये भी क्या है तो आपका गलत है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे उपयुक्त में से कोई नहीं, मतलब सही कोई नहीं, दोनों क्या है तो गलत है। तो याद रखिएगा ना कि दक्षिण भारत में चोल, चेर और पांड्य के पास सत्ता के 2 केंद्र थे, एक अंतर्देशीय और एक क्या था तटीय था। और इन तटीय शहरों में से 2 बहुत महत्वपूर्ण थे, पुहार या कावेरीपट्टनम, और यह चोलों का बंदरगाह था और मदुरई पांड्यों की राजधानी थी। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है कह रहा है कि दार्शनिक शंकर के बारे में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है कि दार्शनिक शंकर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे देखिए आपका 4 कथन दिया है, चारों में से आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि सत कथन का जो है ना चयन करें, मतलब इसमें कौन सा कथन क्या है तो सही है, बताइए कौन सा कथन सही है। दार्शनिक शंकर के बारे में कौन सा कथन सही है बताइए। तो देखिए पहला कथन कह रहा है कि शंकर का जन्म 8वीं शताब्दी में तमिलनाडु में हुआ था, ये क्या है तो बिल्कुल जो है ना गलत है। इनका जन्म जो है ना 8वीं शताब्दी में केरल में हुआ था, ना कि तमिलनाडु में। दूसरा करा हुए अद्वैतवाद के समर्थक थे, क्या है सही है। तीसरा करा उन्होंने जगत को मिथ्या या माया कहा, ये भी क्या है सही है। चौथा कह रहा है कि मोक्ष प्राप्ति के लिए ज्ञान के मार्ग को अपनाने का उपदेश दिया, ये भी क्या है तो सही है। तो यहाँ पे 2 3 4 सही, लेकिन आपका 1 नंबर क्या है तो गलत है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका बी हो जाएगा, 2 3 4 क्या है सही है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि वीरशैव आंदोलन किस क्षेत्र में प्रारंभ हुआ था बताइए। कह रहा है वीरशैव आंदोलन किस क्षेत्र में प्रारंभ हुआ, तो 34 का सही उत्तर है क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, कर्नाटक में। कहाँ हुआ, तो कर्नाटक में। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि महात्मा गांधी का प्रिय भजन वैष्णव जन तो जी तेने कहिए पीर पराई जाने रे किसने लिखा है बताइए। तो 35 का सही उत्तर है क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा नरसिंह मेहता। किसने लिखा, नरसिंह मेहता ने लिखा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि प्रारंभ में नाथ पंथ भारत के किस क्षेत्र में लोकप्रिय हुए बताइए। कह रहा है कि प्रारंभ में नाथ पंथ भारत के किस क्षेत्र में लोकप्रिय हुए, तो 36 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका भी होगा उत्तरी क्षेत्र। क्या होगा, उत्तरी क्षेत्र होगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि मीराबाई किसकी अनुयायी बन गई बताइए। मीराबाई जो है ना किसकी अनुयायी बन गई, तो 37 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा रविदास। किसके बन गए, रविदास के। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि चोल काल में करों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर जो है ना विचार करें। यहाँ पे देखिए 2 कथन दिया, दोनों में से बोल रहा है कि सही विकल्प को चुने। सही विकल्प कौन सा है बताइए क्या होगा। तो देखिए पहला कथन कह रहा है कि चोल काल में करों के बारे में कह रहा है। पहला कथन कह रहा है कि बेटी एक प्रकार का ऐसा कर था जिसे नगद में संग्रहित किया जाता था, ये क्या है तो आपका जो है ना गलत है। दूसरा कह रहा है कदमई एक भूरास्व था, ये क्या है तो आपका सही है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, केवल 2 आपका सही, लेकिन 1 नंबर क्या है तो गलत है। याद रखिएगा ना कि चोल काल स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था और तमिलनाडु में शासन करने वाले चोलों के शिलालेखों में विभिन्न प्रकार के करों के लिए जो है ना 400 से क्या अधिक शब्द है। और सबसे अधिक उल्लेखित कर वेटी है, जो नगद में नहीं बल्कि जबरन मजदूरी में रूप में जो है लिया जाता था, और कदमई भूरास्व के रूप में लिया जाता था। याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 39 का रहा है कि कबीर का जन्म किस परिवार में हुआ था बताइए। कबीर का जो जन्म हुआ था ना किस परिवार में हुआ था, तो 39 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा जुलाहा में। किस में हुआ था, जुलाहा में। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि लंगर व्यवस्था की शुरुआत किसने की बताइए। तो लंगर व्यवस्था का जो शुरुआत है ना किसने किया, तो गुरु नानक। किसने किया, गुरु नानक ने किया। नेक्स्ट है कह रहा है कि भारत की यात्रा पर आए निम्नलिखित चीनी बौद्ध तीर्थयात्रियों का कालक्रम के अनुसार सही क्रम को चुनिए बताइए। कह रहा है कि भारत की यात्रा पर आए निम्नलिखित चीनी बौद्ध तीर्थयात्रियों का कालक्रम के अनुसार सही क्रम चुनिए, बताइए सही क्रम कौन सा है। तो 41 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा फा सीएन, मतलब फायान, और क्या होगा हुएनसोंग, और क्या होगा ईत्सिंग था। कौन था, फायान, हुएनसोंग और क्या था, ईत्सिंग था। ठीक है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि संगम कालीन व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से जो है ना कौन सा कथन क्या है सही नहीं है बताइए। कह रहा है कि संगम कालीन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है तो आपका सही नहीं, मतलब क्या है तो गलत है। तो देखिए पहला कह रहा है कि व्यापारी सामानों को ले जाने के लिए केवल समुद्री मार्गों का प्रयोग करते थे, ये क्या है बिल्कुल जो है ना गलत है, ऐसा बिल्कुल नहीं था। ठीक है। और दूसरा कह रहा है कि दक्षिण भारत सोना मसाले खास तौर पर काली मिर्च तथा कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध है, क्या है सही है। तीसरा कह रहा है दक्षिण भारत में रोम से व्यापार के प्रमाण स्वरूप अनेक रोमन सोने के सिक्के मिले।
ये भी क्या है तो आपका सही है। तो यहाँ पे बी सी सही है, लेकिन आपका ए नंबर क्या है तो गलत है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। तो याद रखना कि व्यापारी इन सामानों को रोम ले जाने के लिए समुद्री जहाज़ों और सड़कों दोनों मार्गों का प्रयोग करते थे। लेकिन यहाँ पे केवल क्या है समुद्री मार्ग, लेकिन यहाँ पे क्या होगा दोनों मार्ग, सड़क और क्या होगा समुद्री जहाज़ों दोनों का प्रयोग करते थे। ठीक है, चलिए आगे देखिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 43 कह रहा है कि प्रारंभिक मानव इनमें से किस आधार पर पौधा तथा जानवरों का चयन करते थे। बताइए, कह रहा है कि प्रारंभिक मानव इनमें से किस आधार पर पौधों तथा जानवरों का चयन करते थे। बताइए, यहाँ पे कुर दिया, बताइए यहाँ पे तीनों में से जो है ना कौन होगा, बताइए क्या होगा। तो देखिए पहला होगा, पहला कह रहा है ना, पहला यहाँ पे कह रहा है कि क्या कह रहा है क्वेश्चन, प्रारंभिक मानव इनमें से किस आधार पर पौधे तथा जानवरों का चयन करते थे। तो यहाँ पहला होगा जिनके बीमार होने की संभावना कम होती थी, क्या होगा सही होगा। दूसरा कह रहा है बड़े दाने तथा मजबूत टंडल वाले पौधे, ये भी क्या है सही है। तीसरा कह रहा है अहिंसक जानवर, ये भी क्या है सही होगा। तो यहाँ पे तीनों क्या होगा सही है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा 1 2 3। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि भक्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है कि भक्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें बोल रहा है कि असत कथन जो है ना, मतलब गलत कथन कौन सा है। बताइए गलत कथन कौन सा है। तो देखिए पहला कह रहा है भक्ति के बारे में, भक्ति के संबंध में कह रहा है किसी देवी या देवता के प्रति श्रद्धा को ही भक्ति कहा जाता है, क्या है सही है। दूसरा कह रहा है श्रीमद् भागवत गीता में भक्ति मार्ग को स्वीकार किया गया, ये भी क्या है सही है। तीसरा कह रहा है भक्ति की विचारधारा को बौद्ध तथा जैन पंथों में अस्वीकार कर दिया गया, ये क्या है तो गलत है। तो यहाँ पे आपका केवल 3 गलत है, लेकिन आपका 1 2 क्या है तो सही है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 45 कह रहा है कि नयनार संतों की संख्या कितनी थी। तो नयनार संतों की संख्या पूछेगा कितना था, नयनार संतों की संख्या पूछेगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 63। कितना था 63 था। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि सत कथन का चयन करें। यहाँ पे 3 कथन दिया, तीनों में से कौन सा कथन जो है ना आपका सही है, बताइए। तो देखिए पहला कथन कह रहा है कि रामानुज जो है ना 11वीं शताब्दी में तमिलनाडु में पैदा हुए, ये क्या है तो सही है। दूसरा कह रहा है वे नयनार संतों से प्रभावित है, क्या है तो गलत है। तीसरा कह रहा है उन्होंने अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया, ये भी क्या है तो गलत है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर डी होगा, केवल 1 आपका क्या है तो सही है। तो याद रखिए ना कि रामानुज 11वीं शताब्दी में तमिलनाडु में पैदा हुए और वे विष्णु भक्त अलवार संतों से बहुत प्रभावित थे और उनके अनुसार मोक्ष प्राप्त करने का उपाय विष्णु के प्रति अनन्य भक्ति भाव रखना है और भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि से भक्त उनके साथ एकाकार होने का प्रमाणन प्राप्त जो है ना कर सकता था। ठीक है, और रामानुज जो थे ना विशिष्टाद्वैत के सिद्धांत के प्रतिपादक किया था, किसका विशिष्टाद्वैत होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 47 कह रहा है कि सूफी संतों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सूफी संतों के बारे में बोल रहा है, यहाँ पे देखिए 3 कथन दिया, तीनों में से सत कथन जो है ना कौन सा बताइए। तो देखिए पहला कथन कह रहा है कि सूफी मुस्लिम रहस्यवादी थे, ये क्या है तो सही है। दूसरा कह रहा है वे इस्लामी आचार संहिता को स्वीकार करते हुए ईश्वर के प्रति भक्ति तथा सभी मनुष्यों के प्रति दयाभाव रखने में बल देते थे, ये क्या है तो गलत है। और आपका तीसरा कारण उन्होंने ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत समर्पण पर बल दिया, ये क्या है सही है। तो यहाँ पे 1 और 3 सही, लेकिन 2 नंबर क्या है तो गलत है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका ये होगा, केवल 1 और 3 क्या है तो सही है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 48 कह रहा है कि 14वीं शताब्दी के ग्रंथ लीला तिलकम के बारे में सत कथन का चयन करें। कह रहा है कि 14वीं शताब्दी के ग्रंथ लीला तिलकम के बारे में सत कथन का चयन करें। यहाँ पे देखिए 2 कथन दिया, दोनों में से जो है ना कौन सा कथन क्या है तो सही है, बताइए क्या होगा। तो देखिए पहला कथन कह रहा है कि यह केरल में मलयालम में लिखी गई ऐसी पहली साहित्यिक पुस्तक है जो व्याकरण और काव्य से संबंधित है, ये क्या है तो गलत है। दूसरा कह रहा है कि इस पुस्तक की रचना केवल संस्कृत भाषा में की गई, ये भी क्या है तो गलत है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर डी होगा, में से कोई नहीं सही है, मतलब दोनों क्या है तो गलत है। तो याद रखिएगा ना कि साथ जो है ना चेर लोगों ने संस्कृत की परंपराओं से भी बहुत कुछ ग्रहण किया और केरल का मंदिर रंगमंच जिसकी परंपरा इस युग तक खोजी जा सकती है और संस्कृत के महाकाव्यों पर आधारित था और मलयालम भाषा की पहली साहित्यिक कृतियाँ जो लगभग 12वीं शताब्दी की बताई जाती है, पद्धति रूप से संस्कृत की क्या है ऋणी है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 49 कह रहा है कि कथक नृत्य भारत के किस भाग से संबंधित, बताइए। कह रहा है कि कथक नृत्य जो है ना भारत के किस भाग से संबंधित है। तो 49 का सही उत्तर है क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका ये होगा, उत्तर भारत से क्या है तो संबंधित है। चलिए आगे देखिएगा कि बसोहली शैली किस राज्य से संबंधित है, बताइए। बसोहली शैली जो है ना किस राज्य से संबंधित है। तो 50 का सही उत्तर है क्या होगा तो ऑप्शन नंबर ये होगा, हिमाचल प्रदेश से क्या है तो संबंधित है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 51 कर रहा है कि रसमंजरी की रचना किसने की है, बताइए। तो रसमंजरी की रचना पूछेगा किसने किया तो भानुदत्त ने किया। किसने किया, भानुदत्त ने किया। चलिए आगे देखिएगा कि बृहधर्म पुराण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर जो है ना विचार करें।
बृहधर्म पुराण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ पे देखिए आपका 2 कथन दिया, दोनों में से सत कथन जो है ना कौन सा है बताइए। तो देखिए पहला करा इसकी रचना बंगाल में की गई, ये क्या है, सही है। दूसरा करा इसमें ब्राह्मणों को कुछ विशिष्ट प्रकार की मछलियों खाने की अनुमति दी गई, ये भी क्या है, सही है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। 1 और 2 दोनों क्या है, बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखिए करा कि पूरी उड़ीसा में जगन्नाथ जी का मंदिर किस वंश के शासक ने बनवाया था बताइए। करा पूरी उड़ीसा में जगन्नाथ जी का मंदिर किस वंश के शासक ने बनवाया था। तो 53 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, गंग वंश के शासक ने बनवाया था। चलिए आगे देखिए करा कि मणि प्रवालम का शाब्दिक अर्थ क्या है बताइए। मणि प्रवालम का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो 54 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, हीरा और मूंगा। क्या होगा, हीरा और मूंगा होगा। चलिए आगे देखिए करा कि चारण भाट किसे कहते थे बताइए। तो चारण भाट जो है ना किसे कहते थे। तो चारण भाट हो जाएगा आपका राजदूतों के सूर कथाओं के गायकों को चारण भाट जो है ना कहा जाता था, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए करा कि दोचाला तथा चौचाला चौचाला स्थापत किस क्षेत्र की विशेषता है बताइए। तो 56 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना आपका यहाँ पे बी होगा, आंध्र प्रदेश। क्या होगा, तो यहाँ पे एक मिनट यहाँ पे क्या कर रहा है कि दोचाला तथा चौचाला ना स्थापत किस क्षेत्र की विशेषता है। तो ये आपका जो है ना बंगाल का हो जाएगा। क्या होगा, बंगाल का हो जाएगा। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 57 का अभिकथन ए और कारण आर है। अभिकथन आर ए को पढ़िए, कारण आर को पढ़िए, बताइए इसमें सही विकल्प जो है ना कौन सा है बताइए। तो देखिए अभिकथन ए कह रहा है कि राजधानी को राष्ट्र का समय समय पर भेजा जाना कम हो गया, ये क्या है, तो सही है। राजधानी को राष्ट्र का समय समय पर भेजा जाना कम हो गया, क्या है, सही है। और कारण आर कह रहा है कि गवर्नरों सूबेदारों ने प्रांतों पर अपना नियंत्रण मजबूत कर लिया, ये भी क्या है, सही है। यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, ए आर दोनों सही है तथा आर ए का सही व्याख्या भी है। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 58 कह रहा है कि जाट राज्य अपने किस राजा के समय शक्तिशाली के रूप में उभरा बताइए। कह रहा है कि जाट राज्य अपने किस राजा के समय शक्तिशाली रूप में उभरा बताइए। तो 58 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका बी होगा, सूरजमल। क्या होगा, सूरजमल होगा। नेक्स्ट है करा कि अहमद शाह अब्दाली ने 1748 से 1761 के बीच उत्तरी भारत पर कितनी बार आक्रमण किया बताइए। करा अहमद शाह अब्दाली ने 1748 से 1761 के बीच उत्तरी भारत पर कितनी बार आक्रमण किया। तो 59 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, 5 बार। कितनी बार, 5 बार किया। नेक्स्ट है करा कि गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष किया था बताइए। करा गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना जो है ना किस वर्ष की थी। तो 60 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा 1699 ईस्वी में। कब किए, 1699 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना किए थे, याद रखिएगा। तो गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना से पूर्व और उसके पश्चात राजपूत व मुगल शासकों के खिलाफ कई लड़ाइयाँ लड़ी थी। तो ये रहा आपका एरुटरिया ऑल आउट का आपका एनसीईआरटी हिस्ट्री में आपका क्लास 7 का आपका 60 क्वेश्चन था। तो आप सभी लोग जो है ना क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और क्लास कैसा लगा आप लोग सभी लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगले क्लास में जो है ना क्लास 8 का देखें, क्लास 9 का, इस प्रकार सारा जो है ना इस बुक का हम सारा क्लास कंप्लीट कर देंगे। क्योंकि अभी जो वर्तमान में है ना आपका 78 पोस्ट मेंस का एग्जाम है, फिर एएसआई का एग्जाम है, बहुत सारे बिहार एसएससी का एग्जाम है। तो बहुत सारे एग्जाम जो है ना बिहार में होने वाला है। तो आप सभी लोग इस बुक का क्लास अच्छे से कीजिएगा ताकि आपको 100% जो है ना फ़ायदा हो। बाकी इसके पहले साइंस का करवा चुके हैं, साइंस का ऑलरेडी पूरा समाप्त हो चुका है। तो साइंस का जाके प्लेलिस्ट में सर्च कीजिएगा, आपको देखिएगा आपको सारा क्लास मिल जाएगा। और जितना जल्दी हो इस बुक को हम कोशिश करेंगे पूरा जल्दी जो है 2-3 क्लास करवा करके हिस्ट्री को खत्म कर दें। उसका ज्योग्राफी आपका पॉलिटी हिस्ट्री सारा जो है ना आपका मतलब इकोनॉमिक्स सारा हम करवा दें। तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है, क्लास को शेयर कीजिएगा, क्लास को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं एक नए क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।